पियाजे भी आए और लॉरेंस कोलबर्ग भी आए और लोग भी आए, लेकिन मेन जो था, जो सबसे ज्यादा किसी की तेजी थ्योरी को माना गया, तो वो लॉरेंस कोलबर्ग थे, जिनकी थ्योरी को इम्पोर्टेंस दी गई, उनके बेस पर काम भी किया गया। आगे लोगों ने और इस पर भी बहुत ज्यादा काम किया, लॉरेंस कोलबर्ग। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो इन सब चीजों को पढ़ने से पहले, लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा क्या हमें एक समझना नहीं चाहिए कि है क्या आखिर नैतिक विकास, आखिर है क्या, व्हाट इज द मोरल डेवलपमेंट। क्या कोई डिस्कस करना चाहेगा इस पे कि व्हाट इज द मोरल डेवलपमेंट इन योर ओपन लैंग्वेज, अपने शब्दों में, कोई भी कुछ भी जितना हम समझ पा रहे हैं कि आखिर है क्या चीज, क्यों हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों हमें ये पढ़ना है, क्यों हमें बच्चों पर ध्यान देना है। कोई बताने की कोशिश करेंगे? एनीवन? चलिए कोई बात नहीं। सर हेलो सर, आई थिंक मॉरल डेवलपमेंट ये है कि जो बच्चा या हम लोग जो भी हमारे एक्शंस होते हैं उससे हम जो भी एक्शन कर रहे हैं उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा या नेगेटिव इफेक्ट आएगा, उसका मतलब जो हमारे एक्शंस होंगे उससे कैसा वो निकलेगा और क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में जो है बच्चे जज कर पाए, यही मॉरल डेवलपमेंट है कि उनकी नैतिकता बना पाए कि हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम करने से सही होगा या गलत होगा, उसकी जानकारी हमें मिल पाए। बस 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 बस, कुछ भी नहीं है, बहुत सही हमने बताया उसमें चीजें कि देखिए दो चीजें हैं बस। कोई भी जो हम व्यवहार करते हैं, कोई भी जो चीजें कर रहे हैं, कुछ भी, तो हमें दो चीजें हैं हमारी, उचित और सही। उचित और सही यानी कि हम क्या सही है क्या उचित है, और इसके ही कॉरस्पॉन्डिंग अनुचित व गलत। उचित, अनुचित, सही और गलत। आप समझ देख पा रहे हैं मुझे? सभी लोग देख पा रहे हैं? जी सर। हाँ, तो उचित और सही और अनुचित और गलत जो हमारे व्यवहार होते हैं उनमें अंतर कर पाए, और जब हमने अंतर कर लिया उसके अनुसार अपने व्यवहार को बदल पाए या उसके अनुरूप अपने व्यवहार को कर पाए, केवल यही नैतिक विकास और कुछ भी नहीं। यानी कोई भी जो फेनोमेना हो रहा है, कोई भी चीज जो हो रही है डेली हमारी लाइफ में, हर समय हमें ये डिसीजन लेना होता है, हर समय हर पल हमें सही और उचित, अनुचित और गलत का डिसीजन लेना होता है। तो आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कितना इंपॉर्टेंट है मॉरल डेवलपमेंट, कि हमें हर पल इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक भी स्टेप पर इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारे हर समय चारों तरफ ये हो रहा होता है, लेकिन हमें इसका संज्ञान नहीं होता। हम कोई भी डिसीजन, अभी भी बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी, यानी क्लास भी आपको लेने से पहले भी आप सोच रहे होते हैं क्या आज मैं क्लास लूं या ना लूं, क्या ये सही है या गलत है। मतलब हर जगह आदमी सोचता है, हर जगह उचित और सही या अनुचित और गलत का केवल अंतर करके व्यवहारों में, और उन्हीं को ही अपनी, उसके अनुसार अपने को बदलना है, उसके अनुसार व्यवहार करने की क्षमता का विकास करना ही नैतिक विकास है। सिंपल शब्दों में, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, इससे अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन ये है कि अब ये डेवलप कैसे होगा, क्या चीजें हैं, या कैसे इसको मेजर करें हम लोग, कैसे पता लगे कि हम कितनी मोरलिटी लेवल पे हैं। तो बस इन्होंने कुछ पैमाने दिए, इन्होंने कुछ ऐसे स्टेजेस दी जिनके बिहाफ पर हम लोग देख सकते हैं या अपने को एनालाइज कर सकते हैं कि हम किस लेवल पर हैं, किस लेवल पर हम लोग खड़े हैं, कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं हम लोग।
ठीक है, तो इसको हम थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। तो नैतिक विकास सिंपली शब्दों में तो हो गया कि उचित सही और अनुचित और गलत के बीच के अंतर को समझना और उसके अनुसार कार्य को करना, बस यही है ना। तो अब इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो इन्होंने क्या किया था जनरली, क्योंकि अब कोई भी इतना ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा इसका ग्लोबल यदि सेंस है कि इसको पता लगाना कि कोई कितना मोरल है, कितना मोरल नहीं है, कितनी मोरलिटी इसके अंदर है नहीं है, जज करना, इस चीज को किसी पैमाने पर आकलित नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने जांचने की कोशिश की, सब लोगों को ये देखने की कोशिश करी क्या इस लेवल में ही या क्या इस सांचे में ही जो इन्होंने तैयार किया 6 स्टेजेस का, क्या कहीं ना कहीं सब लोग यहीं पे बैठते हैं, क्या सबकी मोरलिटी कहीं ना कहीं यहीं आके ठहर जाती है, क्या सभी इसी सीक्वेंस में डेवलप कर रहे होते हैं मोरल थ्योरी को। इन्होंने कुछ चीजें देने की कोशिश की। तो उसके लिए इन्होंने जो ज्यादातर यूज किया वो डिलीमास का यूज किया, जो मोरल डिलीमा थे, यानी कि नैतिक दुविधाएं, कुछ समस्याएं। नैतिक मोरल डिलीमा इज नथिंग एल्स, मतलब आप देखें इन्होंने क्या यूज किया, नैतिक आपकी दुविधाएं जो थी, मोरल डिलीमा का यूज किया। यानी वो ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से कुछ लोगों के बीच में डिस्कस करने शुरू किए, उनसे फिर उनकी राय शुमारी करी। कुछ लोग उसके पक्ष में बोलते दिख रहे हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में दिख रहे हैं बोलते हुए। उन सबका एनालिसिस करके, उन सबका अध्ययन करके इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो थ्योरी थी उसको बनाया या उसको जनरेट किया, उसको आपके सामने वही थ्योरी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जनरली इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, इनका एज ग्रुप क्या था, जिस पर ये अपनी थ्योरी लेकर आए थे। तो कॉलबर्ग ने जनरली अपनी जो एज ग्रुप था वो 10 से 16 साल के बच्चों के लिए साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके, जो प्याजे का सिद्धांत था, मैंने कहा था अभी प्याजे ने भी इस पे काम किया था, जो उनका सिद्धांत था उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दिया, विस्तृत कर दिया, एनरिच कर दिया, एनलार्ज कर दिया और उसको परिष्कृत कर दिया, रिफाइन कर दिया। उन्हीं के सिद्धांत को, प्याजे का जो सिद्धांत था उसको थोड़ा सा और बेटर किया। जैसे वाइगॉट्स्की ने प्याजे के सिद्धांत को हमने रिफाइन किया और बेटर किया, एक्सप्लोर किया, एक्सटेंड किया। तो यहाँ पर हम प्याजे की थ्योरी तो नहीं पढ़ेंगे, जो प्याजे का कॉलबर्ग मोरल डेवलपमेंट है, लेकिन कॉलबर्ग का हम पढ़ेंगे जो कि यानी उसके बाद और रिफाइंड होकर के। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे थे लोग, ये मोरल डिलीमा लेकर आ रहे थे, नैतिक दुविधाएं लेकर आ रहे थे बच्चे के सामने। एक कहानी और कुछ ऐसे किस्से जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो लेके आते थे और उनसे उनका सामना होता था बच्चों का, उन पर उन्हें अपनी राय देनी होती थी, जिसमें इन बच्चों को नियमों, यहाँ पे आप समझेंगे, नियमों, प्राधिकारों, अथॉरिटीज के प्रति अनुपालन तथा दूसरों के कल्याण और आवश्यकताओं, जो नियमों के लगभग प्रतिकूल के बीच चुनना होता। यानी यहाँ हो क्या रहा था, जब वो जैसी मोरल डिलीमा आता था, कोई ऐसी कहानी किस्सा कुछ आता था जिसमें हमें मोरलिटी के अनुसार काम करना होता था, तो वहां पर दो चीजें हमारे सामने आती थी। कुछ तो जो सोसाइटी के रूल्स होते थे या अथॉरिटी के रूल्स होते थे, जो नियम थे जो बने हुए थे, नियम और जो अथॉरिटी के प्रति उनको अनुपालन करना था, उनको सही और गलत के हिसाब से उनके हिसाब से चलना था। दूसरी तरफ एक चीज और भी थी जो कहीं ना कहीं दूसरों के कल्याण और आवश्यकताओं के लिए थी। अब हम इनमें से किसको चुने? क्या हम सोसाइटी के रूल्स को चुने, क्या हम उस अथॉरिटी के जो रूल्स हैं उनका अनुपालन करें, या फिर समाज कल्याण के लिए या दूसरों की भलाई के लिए या उनकी आवश्यकता के लिए उन रूलों को तोड़ दें? अब यहाँ पे दोनों चीजें आ गई। अब हमें कैसे बैलेंस करना है? जब एक मोरल दुविधा आती है तो यदि हम सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं तो कुछ और होगा, यदि हम समाज के कल्याण की और आवश्यकताओं को देख करके चलते हैं तो कुछ और होगा। दोनों ही चीजों में, क्योंकि जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, जो मेरा अपना मानना है, मैं बहुत आपको साफ कहता हूँ इस चीज में, अपनी अपनी फिलॉसफी होती है, अपनी अपनी थ्योरी होती है। मैं हमेशा सोसाइटी को उसके अपने जो वर्क है, अपने जो कार्य हैं, अपनी जो एफिशिएंसी है वर्क की किसी भी तरह की, उनके अपोजिट लेके चलता हूँ।
जनरली क्या होता है, सोसाइटी हमेशा खड़ी हो जाती है आपके सामने, आप आगे करिए, आप नया काम करिए, आप नई चीजें बढ़ाइए, हमेशा आपके सामने खड़ी हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो लेकिन यदि आप कितना ही दूसरों की भलाई के लिए काम करें, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करें, लेकिन आप कहीं ना कहीं वॉलेट करते हुए दिख रहे होंगे फिर किसको, सोसाइटी के रूल्स को, उनकी अथॉरिटीज के रूल्स को। इसलिए जब जहां ऐसी समस्याएं रखी गई तो बच्चों में बहुत कंफ्यूजन हो, उनके आंसर कहीं ना कहीं किसी का कुछ आ रहा था, किसी का कुछ आ रहा था। तो दो तरह के आंसर निकल के आ रहे थे, एक तो पक्ष में और एक विपक्ष में। एक तो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी के खिलाफ जा रहा था। तो वो यही इन्होंने कहा है कि जब मोरल डिलेमा रखा गया बच्चों के सामने, तो जो सोसाइटी के रूल्स थे, अथॉरिटीज के रूल्स थे और दूसरों के कल्याण और आवश्यकताओं, जो नियमों के लगभग बिल्कुल प्रतिकूल थे, के बीच में से एक को चुनना था। अब या तो वो इधर जाएंगे समाज कल्याण की तरफ और आवश्यकताओं को ध्यान रखेंगे दूसरों की, या फिर वो बनाए हुए नियम और प्राधिकरणों की तरफ जाएंगे, रूल्स की तरफ जाएंगे। कितना पेचीदा है यहाँ पर। लेकिन अब वो किस स्टेज में कहाँ जाएंगे डिपेंड ये करता था। यानी कि छोटा बच्चा किस चीज को मानेगा, वो नियम और प्राधिकार जो रूल्स हैं उनको मानेगा या दूसरों के कल्याण और आवश्यकताओं को प्रीफरेंस देगा। फिर उससे बड़ा बच्चा दूसरी स्टेज पर आएगा, वो नियमों को ज्यादा मानेगा या दूसरों के कल्याण को मानेगा। और जब तीसरी स्टेज, जब इसमें 3 स्टेज आएंगी, 3 इसके लेवल्स हैं, या तीसरे लेवल में जब वो आएगा तो वो किसको मानेगा, नियमों को मानेगा या उनको वायलेट करके, उनको भंग करके दूसरों के कल्याण और आवश्यकताओं को ध्यान देगा। ये तीनों जो लेवल्स में हम लोग काम करने वाले हैं और कहीं ना कहीं इन सबके इर्द गिर्द पूरी थ्योरी घूमने वाली है, डिलेमाओं को, उनके पक्ष और विपक्ष पे बात होने वाली। तो अब इनकी थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसको मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, को फोकस करने की कि वो क्या रहा है। जनरली देखिए, एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि देखो एक सोसाइटी है ये और एक सोसाइटी है, 2 सोसाइटी है हमारी। एक सोसाइटी के नॉर्म्स इसके कुछ और हैं, इस सोसाइटी के नॉर्म्स कुछ और हैं। यानी मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि किसी सोसाइटी में तो ऐसा भी हो सकता है कि चोरी करने वाला व्यक्ति भी सही माना जा सकता है, और किसी सोसाइटी में ये भी हो सकता है कि उसको रूल्स वॉल्यूशन करने वाला माना जा सकता है, उसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो अब सोचिए कि हमारी टेंडेंसी, हमारे जो नॉर्म्स हैं कैसे डिफाइन होते हैं। ये सोसाइटी टू सोसाइटी, आप अलग अलग सोसाइटी में चलते जाइए, जो यानी कि सोसाइटी सेंस मैंने उसके रेफरेंस में कहा है कि एक गलत लोगों की सोसाइटी है तो यहाँ पर तो जो चोरी कर रहा है उसको क्या करा जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो गलत लोग हैं, जो उस कार्य में संलिप्त हैं, चोर एक्सेट्रा या सब, उनकी जो सोसाइटी है वो उसको कैसा मानेगी, जितनी ज्यादा अच्छे स्किल्ड होगा उस चीज में, वो उसको उतना बेटर मानेगी, अपनी सोसाइटी का सरदार बनाएगी। तो यानी डिपेंड करता है सोसाइटी पे, सोसाइटी की नॉर्म्स क्या है, कहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ ये चीजें हमारी मैंने इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जो उसके रूल्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनका एक्सेप्टेंस लेने के लिए हर आदमी आगे भागता है, और कुछ जब उनसे ऊपर उठ जाते हैं तो वो कल्याण और आवश्यकताओं पे काम करने लगते हैं दूसरे के, इनसे यानी कहीं ना कहीं ऊपर चले जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रखते। तो मैंने ये कहा है कि कोई भी चीज, ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा इस एग्जाम्पल के द्वारा, किसी को भी आप गलत नहीं ठहरा सकते, न चोर को, न सही को, किसी भी प्रकार के व्यक्ति, क्योंकि वो किसी सोसाइटी, किसी नॉर्म के अकॉर्डिंग फिट है, उसका अपना नॉर्म्स है, कहीं ना कहीं उसके नॉर्म्स होंगे, उसकी अपनी एक सोसाइटी होगी, चीजें होंगी। तो हमारी सोसाइटी में नहीं है वो वैलिड, ये तो है किसी सोसाइटी में उसका वैलिड हो वो, इसलिए अलग अलग जो हमारे सोसाइटी के रूल्स होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने थोड़ा सा एक एग्जाम्पल इसलिए लिया कि अक्सर हम लोग ऐसा समझने लगते हैं, कुछ चीजें अच्छी होती है जो हमारे सोसाइटी में भी हैं, उनको भी हम इग्नोर कर देते हैं सोसाइटी के इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स के अकॉर्डिंग। हम उनको भी क्या कर देते हैं, ताक पे रख देते हैं और फेंक देते हैं, कितना अच्छा व्यक्ति है उसको भी उन नियमों के अनुसार उसको निकाल दिया जाता है। जबकि किस पर काम होना चाहिए, मेनली दूसरों के कल्याण और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए काम होना चाहिए, ना कि उसके केवल फिक्स जो रूल्स बना लिए जाते हैं सोसाइटी के, उन पर काम नहीं होना चाहिए। ये रूल्स भी हम ही लोगों ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से मैनेज किए हुए होते हैं।
अब ये बहुत डीप थ्योरी जाएगी, फिर इतना नहीं जाएंगे डीपनेस में बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर ये सोशल फैक्टर की तरफ हम ले जाएंगे इसको, तो इतना नहीं उसके अंदर हम जाना चाहेंगे, उसमें थोड़ा अब आगे बढ़ेंगे। तो प्याजे भी कॉलवर्क की तरह अपने सिद्धांत इन्होंने दिया, मोरल जजमेंटल, उसके द्वारा नैतिक निर्णयों के द्वारा उनके एनालिसिस जो हुई, उनके द्वारा जो रिजल्ट्स आए, उन पर विश्लेषण पर बहुत ज्यादा जोर दे करके उन्होंने ये काम किया। ठीक है, विश्लेषण आप सबको समझ रहे होंगे प्रॉपरली। कुछ लोग फिर भी इसमें मैं और प्रकाश डाल देता हूँ, क्योंकि विश्लेषण आपको अनेकों बार मिलेगा, संश्लेषण विश्लेषण बहुत शब्द मिलने वाले हैं आपको। यानी जब हम एनालिसिस करते हैं किसी चीज को, यानी कि जब हम उसको तोड़ते हैं, यानी सपोज करिए ये ओवरऑल कोई चीज है, कोई खिलौना है, एक्सेट्रा कुछ भी है, और यदि मैं जब उसको पार्ट्स में ब्रेक करके उसका स्टडी करता हूँ, उनको अलग अलग समझने की कोशिश करता हूँ, इस पूरे पार्ट्स को ब्रेक करके, देन इट इज एनालिसिस पार्ट। यही विश्लेषण है। तो जब हम नैतिक निर्णयों पे बात हो रही थी, न कि उनकी क्रियाओं के विश्लेषण पर बल दे रहे हैं, यानी कि उनके विश्लेषण कर रहे हैं, उनको अलग अलग पार्ट में समझ करके उसकी बारीकियों पे कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों है, इन पर जब हम काम कर रहे हैं, वो एक विश्लेषण पार्ट है। तो आपको जो मैंने एक शब्द विश्लेषण दिया है, संश्लेषण इसका उल्टा हो जाता है, वहां पर उन सबको इकट्ठा करके एक स्टडी की जाती है। यानी ये मान के चलें, यदि कोई बच्चा एक एनालिसिस नेचर का है और उसने उसको आपने खिलौना दे दिया कोई, तो उसकी टेंडेंसी आप फील करेंगे, वो उसको खोलने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, और उससे कुछ नया जो नई नई चीजें आएंगी, स्प्रिंग है, एक्सेट्रा क्या चीजें हैं, कैसे वो काम कर रही हैं, उसको जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि चल कैसे रहा है, उसकी एनालिसिस नेचर होती है। तो ऐसे ही किन्हीं चीजों के पीछे समझना, हमको जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं विश्लेषण की आवश्यकता होती है। ये सब मैंने इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि इसको बार बार हम यूज करते हुए दिखेंगे, और पेपर में अनेकों बार ये दिखने वाला है आपको, विश्लेषण, संश्लेषण, एक्सेट्रा। तो मीनिंग सबका एक ही है, चाहे आप साइकोलॉजी में पढ़ लें, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ लें, चाहे आप मैथ में पढ़ लें, चाहे किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लें, थोड़ा बहुत मैंने डिफरेंस होता है सब्जेक्ट लैंग्वेज के हिसाब से, बाकी सेम ही होता है। तो इसमें तो वो पार्ट में बांट रहा है, लेकिन फिर उसी खिलौने को दोबारा चलाने के लिए उसका मन करता है कि उसको फिर से इकट्ठा करके चलाए, फिर उसको वो जोड़ता हुआ दिखेगा, और जोड़ करके फिर उसको एक दोबारा से उसी पोजीशन में ले आएगा, यानी कि वो सिंथेसिस करता हुआ दिखेगा। और जहां पर एनालिसिस करता हुआ दिख रहा था, जब उसको ब्रेक करके समझने चाह रहा था, सिंथेसिस में उसको जो ब्रेक उसने समझने के बाद उसको इकट्ठा कर, तो ये दो डिफरेंसेस थे। बाकी आगे आते हैं। कॉलवर्क भी काल्पनिक कथाओं, नैतिक समस्याएं जो थी, वही मोरल डिलेमा, इस पर ही बात कर रहे हैं वो। इस समय प्रश्नों का विश्लेषण कर इस सिद्धांत का विकास किया। फिर बात आ गई विश्लेषण कर। विश्लेषण कर मतलब उसकी बारीकियों को समझ के, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ के, अनेकों बार आएगा ऐसा आपको। तो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आप इस पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। कई लघु कथाओं को प्रस्तुत करके उसमें सम्मिलित नैतिक समस्याओं, ये नैतिक समस्याएं, मोरल प्रॉब्लम्स जो कि डिलेमा थे, संबंध प्रश्नों को पूछते थे। एक लघु कथा जो थी, जो बहुत ज्यादा फेमस हुई, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, बहुत ज्यादा फेमस हुई। यानी कि वो, जैसे कि ये महिला है, शिक्षिका है कोई, अपने बच्चों को एक तरह से डिलेमा, मोरल डिलेमा दे रही है, उस पर डिस्कस कर रही हैं, कोई भी एक ऐसी नैतिक दुविधा उनके सामने रख रही हैं, और फिर उनसे उनका व्यू लेने की कोशिश कर रही हैं। एक सेकेंड, हेलो, हाँ, जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो डिलेमा था जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, जिस पर काम किया गया बहुत ज्यादा, और वो था हिंज का डिलेमा। और उसमें क्या था, क्या क्या चीजें थी, कैसे काम किया, उस पर पूरी थ्योरी उसी के बेस में उन्होंने बनाई है।
अब देख रहे हैं यहाँ पे दवाइयाँ किसी सी है, यहाँ पर एक बीमार कोई महिला है, यहाँ पर बीमार महिला उसके पास कोई बैठा हुआ है, यहाँ पर कुछ प्लानिंग हो रही है इस सब में। और ये एक तरह से ये जो बच्चे हैं, यानी ये कोई मैडम है, उनको उन बच्चों को उस डिलीमा को डिस्कस कर रही है, उस पर बात कर रही हैं इन सारे बच्चों के सामने। डिलीमा पे बात हो रही है जो इनका डिलीमा था। तो इनकी सबकी सोच, यानी कि मोरल सोच जो है, जिस लेवल में ये लोग हैं वहां पर सोचना शुरू कर रहे हैं, वो सब पिक्चर उनके दिमाग में बनना शुरू हो गई है। अब एक्चुअली में था क्या वो डिलीमा, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए ये क्या था कि यूरोप में एक महिला किसी विशेष प्रकार के कैंसर से प्रभावित थी, विशेष प्रकार के कैंसर से, यानी जिसकी कोई भी मेडिसिन कहीं पर नहीं थी। इसको थोड़ा सा आप सब लोग गौर से समझना और सुनना, क्योंकि इसी के बेस पे पूरी चौड़ी कहीं ना कहीं घूमेगी। एक विशेष प्रकार का कैंसर था उसको, जिससे वो प्रभावित थी वो महिला, और डॉक्टरों के अनुसार मात्र एक ही ऐसा औषध था या दवाई थी जो उस महिला को कैंसर से छुटकारा दिला सकता था। और वो भी एक ही औषध विक्रेता था जो उस दवाई को स्वयं ही तैयार करता था, और उसकी कीमत अपने हिसाब से, वो जो उसकी एक्चुअल कीमत थी उससे 10 गुना अधिक कीमत पर बेच रहा था। अकेला बंदा था उसको बनाने वाला, वही औषध विक्रेता, लेकिन उसकी वो कीमत उसकी एक्चुअल कीमत से 10 गुनी कीमत पे वो बेच रहा था उसको। यानी उस औषध की लागत $200 थी, परंतु उसे वो $2000 में कीमत पर बेच रहा था। अब उसका जो पति था महिला का, जिसका नाम हिंस था, यहीं से शुरू होता है हिंस का डिलीमा। कई लोगों को कर्ज पर भी मुद्रा देने के लिए सघन संपर्क किया कि मुझे कर्ज से रुपए मिल जाए, मैं अपनी वाइफ को बचा पाऊं, उसके लिए दवाइयां ला पाऊं, परंतु उसे मात्र $1000 ही प्राप्त हो सका, सारा इकट्ठा करने के बाद भी, जबकि उसकी कीमत कितनी थी? $2000 थी। वो फिर भी उसको दवाई को, वो गया उसके पास, संपर्क किया उससे, लेकिन वो औषध विक्रेता जो था उसने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। फिर संपर्क किया और कहा कि इस औषधि के लिए नहीं मिलने पर मुझे उसकी पत्नी मर जाएगी, अतः वे या तो उसे उस औषध को आधी कीमत पर से दे दें या फिर आधी कीमत अभी लें और बाद में आधी कीमत लें। लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। इसके बावजूद भी वो तैयार नहीं हुआ, यानी उसका जो प्रार्थना था उसको ठुकरा दिया। तो हिंस ने निराश होकर के, वो नहीं चाहता था मोरलिटी को अपनी को इधर उधर करना या मोरलिटी को अपनी को डिस्टर्ब करना, लेकिन उसके सामने अब दुविधा बन गई है। देखिए अब सबके सामने आने वाली है ये दुविधा। बहुत ही निराश हो गया। अगली रात औषध विक्रेता का तोड़कर घुस गया, अपनी पत्नी की उस औषध को चुरा लिया। क्या है इनको ऐसा करना चाहिए था? क्या उनका व्यवहार नैतिक रूप से सही था या गलत, और क्यों? अब प्रश्न यहाँ है। यानी अब ये डिलीमा क्रिएट हो गया, क्योंकि जब वो ये काम कर रहा था, उसके ताले को वहां पर तोड़ रहा था उन मेडिसिन के लिए, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अपनी पत्नी का भी विचार चल रहा था कि उसको वो बचाना था, उसको, अपनी पत्नी को। तो हिंज ने वो गया, उसको रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन नहीं माना। तो उसने आखिरकार आकर के उसको ताला तोड़ करके अपनी पत्नी को बचाने के लिए और दवाई को वहां से चुरा लिया। तो अब ऐसी ये जो ऐसी छोटी कहानियां हैं जिनको मोरल डिलेमा बोला गया, नैतिक दुविधाएं बोला गया, अब ऐसी दुविधा एक इसका सॉल्यूशन नहीं अभी किया गया। ऐसी दुविधा है ये, इसका सॉल्यूशन तो हर एक व्यक्ति के लिए हर एक अलग अलग तरह से होगा। कोई सोचेगा कि नहीं, इसे नहीं करना चाहिए था, कोई सोचेगा कि उसने गलत किया, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, कोई सोचेगा उसको जेल हो जाएगी, कोई कुछ तो अलग अलग विचार होंगे। तो ये एक मोरल डिलेमा था जिसको बच्चों के सामने रखा गया, उनका इंटरव्यू लिया गया, उस पर उनकी राय शुमारी हुई, देखा गया, तब उससे जजमेंट निकाला गया कि किस लेवल पर
किस प्रकार से बच्चे सोच रहे होते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम, इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रश्न था क्या उनका व्यवहार नैतिक और सही था या गलत था। आप लोगों को भी सोचना शुरू कर दिए होंगे कि अच्छा क्या हो सकता है, ये क्या ये सही था या गलत था। ऑब्वियसली सबके दिमाग में ये बनना शुरू हो जाता है कि वो जो हुआ तो वो क्या सही था या गलत था। अपनी 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 थ्योरी बनाना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो जनरली इन्होंने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, जितने भी थ्योरी को बनाने के लिए प्रयोग किए थे, उनका आधार मात्र यही थी लघु कथाएं और उनसे प्राप्त रेस्पॉन्सेस, उनका विश्लेषण करना, बस ये इनकी पूरी थ्योरी का बेस था। इन्होंने छोटे छोटे से डिलीमा, ऐसी लघु कथाएं पेश की और उनका ही रेस्पॉन्सेस जो आए उनका विश्लेषण किया, उनको कैटेगराइज किया 6 स्टेजेस में, 3 लेवलों में उनको बांट दिया कि ऐसी स्टेज पर ये सोचता है आदमी, ऐसी स्टेज पर ये सोचता है। ये इन्होंने अपना एक थ्योरी यहाँ पर जनरेट की, लेकिन वो सबके लिए यूनिवर्सल तो नहीं हो सकती है। उसके बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया, उसकी आलोचनाएं भी हुई, कुछ जगहों पे वो सही भी नहीं बैठी, हर एक जगह तो नहीं बैठ सकती ना, वो यूनिवर्सल तो नहीं हो सकती कोई भी चीज अपना, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए वो सक्सेसफुल थी वो थ्योरी। तो अब आगे चलते हैं। तो इनका जो बेस था पूरी थ्योरी का वो क्या था, लघु कथाएं और उनके रेस्पॉन्सेस का एनालिसिस था। बताया कि व्यक्ति में अनेक कितनी मुख्य अवस्थाएं बताई उन्होंने, 3 स्टेज बताई, सॉरी 3 लेवल्स बताए जो उन्होंने बताए, लेवल 1, 2, 3, और प्रत्येक लेवल में उन्होंने 2 सब स्टेजेस बताई। तो कुल मिला के 6 उनकी स्टेज बन जाती हैं। एक लेवल में 2, दूसरे में 2 और तीसरे में 2। इस तरह से 6 स्टेज में सारा अपनी थ्योरी को बांटा है इन्होंने। और एक और चीज कही, इन्होंने तो ये कहा कि इन अवस्थाओं का क्रम, ऑर्डर फिक्स होता है, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने ऐसे भी उदाहरण दिए कि जिनमें जरूरी नहीं है कि वो फिक्स ही हो, लेकिन फिर भी इनकी थ्योरी को मोस्ट प्रोबेबली और बेस्ट थ्योरी मानते हुए इनको प्रिफरेंस दिया गया और उनके ऑर्डर को ही प्रिफरेंस दिया गया, यानी कि उनका जो मोरल डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं एक ऑर्डर में और एक फिक्स होता है और एक सिक्वेंसल होता है। बस ये बात फिर भी लास्ट में सभी ने स्वीकारी। तो किसी के भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नैतिक मोरल जजमेंटल के उच्चतम स्तर पर कभी पहुंच ही नहीं पाते, और बहुत से नहीं, मैंने खुद फील किया, मैंने खुद देखा है कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल जजमेंट है वहां पर कुछ नहीं। मैं तो समझता हूँ आज की वो हमारी जो नई पॉपुलेशन है, नई हमारे जो बच्चे आ रहे हैं सब, ये तो उस लेवल को इतनी आसानी से अटेन ही नहीं कर पाएंगे। पुराने कुछ लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि ये हम कहाँ पढ़े हैं अभी सब लोग, मैं तो फील कर रहा हूँ, यानी कहीं ना कहीं कन्वेंशनल लेवल के आसपास हम लोग पढ़े हुए हैं, जबकि इसका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल भी है। वो यही कहना चाह रहे थे कि कुछ लोग नैतिक निर्णय कि अपरिपक्व स्तर पर ही हमेशा पुरस्कार पाने और दंड से छुटकारा पाने तक ही अपने को सीमित कर रखते हैं। तो आप सोच के देखिए कि सब ज्यादातर तो यही पढ़े हैं आज भी हम, और ये उसका कन्वेंशनल लेवल है, प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल लेवल है। कन्वेंशनल लेवल की पुरस्कार और दंड से छुटकारा की जो स्थिति है, ये एक छोटे बच्चे की स्थिति है, आगे हम पढ़ेंगे। और हम भी कहीं ना कहीं आज भी अभी भी इसी नेचर में होते, कितने बड़े बड़े अधिकारी, कितने बड़े बड़े लोग भी केवल पुरस्कार और दंड के उसी तक ही सीमित हैं। हम सब लोग भी अभी कहीं ना कहीं उसी, हमारा मोरलिटी लेवल अभी वही है कि पुरस्कार पाने और दंड से छुटकारा पाने तक ही अपने आप को सीमित कर लेते हैं। एक मतलब ऐसा हमारा मोरल डेवलपमेंट है कि वो कहीं ना कहीं यहीं जाकर के ठहर जाता है। देखो कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बट मैं जो फील कर रहा हूँ, अब आपका अपने अपनी राय हो सकती है, अपना अपना तरीका हो सकता है, अपना अपना नजरिया हो सकता है सोचने का लोगों को। मैं जैसा कि मैं पाता हूँ, मैं जैसा देखता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट होता हूँ, तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि हम लोग अभी खुद, मैं भी कहीं ना कहीं उसी थ्योरी, उस स्टेज में कहीं ना कहीं पढ़ा होता हूँ, तो उससे निकालने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हम ऐसा है तो हम इससे कैसे मुक्त होंगे, कैसे हम इससे बाहर आएंगे, इन चीजों से कहीं यही तो सिमट के नहीं रह जाएंगे। ऊपर हमेशा प्रयास करिए।
तो सॉरी जो थी इनकी 3 स्टेज थी, मैं थोड़ा सा इनको शॉर्ट करता हूँ, फिर उसके बाद में इनका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। प्री कन्वेंशनल लेवल, जो पहला इसका स्टेज था प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा स्टेज था कन्वेंशनल लेवल और तीसरा स्टेज था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसकी भी 2 अवस्थाएं थी, पनिशमेंट इन ओबीडियंस ओरिएंटेशन और इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्टिक। और गुड बॉय गुड गर्ल अगली वाली स्टेज, इसकी भी स्टेज। ये सोशल लॉ एंड रूल्स, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये कुल मिला के 6 स्टेजेस, सॉरी 3 स्टेज और 6 इसके 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं, एक में 2 स्टेज, जैसे कुल मिला के 6 स्टेज और 3 लेवल्स हैं। अब इन पे एक करके 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता। प्री कन्वेंशनल लेवल प्राक रूढ़िगत नैतिकता, कन्वेंशनल लेवल रूढ़िगत नैतिकता और पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। ये 3 हमारे लेवल हैं, 3 लेवल हैं और उनमें 2-2 स्टेजेस हैं। अब एक स्टेज पर एक लेवल पे थोड़ा काम शुरू करते हैं, बस यही थ्योरी है, बहुत ज्यादा नहीं होगी। अब इनमें पहला आता है, खुद जज कर लेंगे हम लोग अपने अपने आप को, सब लोग अपने अपने आप को जज करना कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल, ये अवस्था 4 साल से शुरू हो रही है और लगभग 10 साल तक की आयु तक बनी रहेगी। यहाँ इम्पोर्टेंट होता क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से ऐसे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू होंगे, वो लेवल पूछ लेगा कब आपको कहो तो कौन कौन से लेवल हैं, कितनी स्टेजेस हैं, ये स्टेज कौन से लेवल में है, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन बनाएगा, या किस लेवल में क्या कुछ हो रहा है। तो इस लेवल की एक विशेषता थी, प्राक रूढ़िगत नैतिकता जो था, लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल में नैतिक तर्कणा यानी मोरल रीजनिंग दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता था, न कि सही तथा गलत के अपने अंतर्गत मानकों से। यानी यहां पर क्या हो रहा है, जो मोरल रीजनिंग थी, यानी सही और गलत के विषय में जो अभी हम समझ के आए हैं, सही उचित और सही, अनुचित और गलत का जो निर्णय लेने की जो क्षमता थी, वो किससे प्रभावित थी, मोरल रीजनिंग दूसरे लोगों से, ऑब्वियसली दूसरे लोगों के मानकों या स्टैंडर्ड से निर्धारित था। यानी सोसाइटी के जो रूल्स थे, अथॉरिटी के जो रूल्स थे, कहीं ना कहीं उनसे निर्धारित हो रही थी चीजें। यानी खुद उसका कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, सोसाइटी के लिए प्रॉपर तरीके से काम करना उनसे कहीं ना कहीं अंगीकृत नहीं था। वो सही या गलत का डिसीजन अपने हिसाब से नहीं ले रहा था, वो केवल नॉर्म्स को देख रहा था और उस पर वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, इस हिसाब से वो काम कर रहा था। उसकी जो मोरल रीजनिंग थी जहां काम कर रही थी, यानी बच्चे जहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर करते थे, कि ऐसा होगा तो मुझे सजा तो नहीं मिल जाएगी, ऐसा होगा तो मुझे डांटेंगे तो नहीं मम्मी पापा, सोसाइटी का कोई व्यक्ति, उसका केवल वो नॉर्म्स को देख रहा था, जो स्टैंडर्ड बने हुए थे सोसाइटी के, और कुछ नहीं देख रहा था वो। तो इसकी 2 स्टेज आई, इसकी 2 सब स्टेज आई। ओरिएंटेशन जो कि पहली अवस्था है, और जिस पर कि मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग भी अभी भी, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, यही चीज जो पहली सबसे पहली अवस्था, पहले लेवल की, पहले इसमें पुरस्कार और दंड, यही नहीं पीछा छोड़ रहा है हमारा। नैतिक निर्णय के एप्लीकेशन के स्तर पर ही हमेशा पुरस्कार और दंड से, पुरस्कार पाने और दंड से छुटकारा पाने तक ही अपने को सीमित कर रखा है। हम लोग भी यही कहीं ना कहीं घूमे पड़े आज की स्टेज में भी। और जबकि सबसे पहला लेवल है, अभी देखते हैं आगे, अब खुद से डिसीजन कर लेंगे। तो अब ये 2 स्टेज थी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता।
यानी रूल्स बना दिए गए, जैसे इसमें रूल्स लिखे हुए हैं, इतने भाई जगना, ये करना, वो करना, बच्चा केवल उन्हीं को देख के काम कर रहा है। 10 साल के बच्चे की बात की जा रही है। लेकिन देन यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की नॉर्म्स के हम कितने ही काम हमारे सामने इतने अच्छे होते हैं, जो समाज कल्याण के लिए होते हैं, दूसरों की भलाई के लिए होते हैं, प्लीज माइक को ऑफ कर लें। लेकिन उस सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स को, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको भी हम छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं, उस डर से कि कहीं ये सोसाइटी, कहीं ये नॉर्म्स हमें भार ना कर दें, स्टेप ही नहीं ले पाते हैं। यदि ऐसा सुकराट भी ऐसा कर रहे होते, गौतम बुद्ध भी ऐसा कर रहे होते, गांधी भी ऐसा ही सोच रहे होते, तो आज हम इस स्टेज पर नहीं खड़े होते, आज हमारा ये लेवल नहीं हो पाता इतना भी। तो कहीं ना कहीं उनको वॉलेट करना पड़ता है, सोसाइटी के रूल्स से बाहर जाना पड़ता है दूसरों की भलाई के लिए, क्योंकि वो यूनिवर्सल रूल्स किसी स्पेशल सोसाइटी के लिए कंसर्न होते हैं, पूरी सबकी भलाई के लिए कंसर्न नहीं होते हैं। इस पर अब ज्यादा नहीं जाएंगे डीप में, फिर वरना तो बहुत लंबा खिंच जाएगा इसी पर लेक्चर हमारा। तो यहाँ पर आते हैं तो आप ये समझ गए होंगे कि अब वो कैसे काम हो रहा है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इस अवस्था में दंड से दूर रहने का मोटिव अधिक मजबूत होता है, यानी कैसे बचना है। प्लीज किसका माइक है जरा इसको देखें, जरा इसको ऑफ करिए। दंड से दूर रहने का मोटिव अधिक मजबूत होता है, यानी कि उससे बचना चाहता है बच्चा। इस अवस्था में बच्चे प्रतिष्ठित, माता पिता उनके प्रति सम्मान दिखलाता है ताकि उसे दंड नहीं मिले, उनको रेस्पेक्ट करेगा। और इसी चीज का हम यूज भी करते हैं बच्चे को कहीं ना कहीं रिफाइन करने में, सही करने में। किसका है ये माइक? किसका है माइक? पूजा सिंह है कोई जिनका माइक खुला हुआ है? आप थोड़ा बंद करिए प्लीज। तो कहीं ना कहीं माता पिता के प्रति सम्मान, ये इन चीजों के लिए, अब देखो हर चीज का एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव भी होता है। इनको भी हम यूज करते हैं। यदि उसके अंदर नहीं है, बच्चे के अंदर ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन नहीं है, इसके दोबारा वो ओरिएंट हो रहा है, इसके दोबारा वो चल रहा है, मूव कर रहा है, ड्राइव कर रहा है अपने आप को, वो सही काम कर रहा है। यानी उसकी जो मतलब जैसे जो फ्लोबेल ने बोला है इस पर कि उसको वो गलतियों से भरा हुआ पुतला होता है बच्चा, लेकिन उसको हम धीरे धीरे रिफाइन करते हैं इन्हीं चीजों का यूज कर करके, उस नॉर्म्स, उसको ये सब रूल्स, अथॉरिटी के रूल्स, उन सब चीजों से डरा डरा करके हम धीरे धीरे उसको फिट एक अच्छी पर्सनैलिटी का मनुष्य बनाने की कोशिश करते हैं। अपने समाज में, अपनी सोसाइटी के रूल्स में लाकर के उसको सोसाइटी में मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत आजाद होता है यदि उसको ये सब रूल्स हम ना धीरे धीरे लाए। बहुत थ्योरी है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है प्रोबेबिलिटी भी इसमें जो उन्होंने दी है, तो उतना नहीं जा रहे हैं। अगर फिर आगे बढ़ते हैं तो जनरली हो क्या रहा है यहाँ पे कि दंड से बचने के लिए मोटिव बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो वो अपने से बड़े जो लोग हैं उनके सम्मान है, उन चीजों के लिए उससे ना मिले, उसको दंड ना मिले, पापा मम्मी या कोई ना डांटे, उसके अनुसार ही वो काम करता है। वो नहीं जानता कि मैं सही कर रहा था या गलत कर रहा था या कैसे कर रहा था, कुछ नहीं है, उसकी बस इतनी नैतिकता है और कुछ नहीं है। तो कार्य या व्यवहार की नैतिकता को यहाँ व्यक्ति उसके भौतिक परिणामों के रूप में परिभाषित करता है, यानी केवल अपना उस चीज को देख रहा है जो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज है कि मुझे दंड तो नहीं मिल जाएगा, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है कि क्या होने वाला है या क्या सही भी कर रहा था या मैं गलत कर रहा था। अब इसी रेस्पेक्ट में जो हिंस का डिलीमा हम लोगों ने पढ़ा है, हिंस की दुविधा जो हम लोगों ने पढ़ी है, उसके पक्ष में और विपक्ष में आप सोच के देखिए, इस चीज को रेफरेंस लेते हुए, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए, तो आप लोग कैसा फील कर रहे होंगे कि उसके पक्ष में आप क्या सोच रहे होंगे? अपने मन में सोच के देखिए सब लोग।
और विपक्ष में क्या सोच रहे होंगे, इसको भी मन में सोच के देखिए, फिर हम देखते हैं कि उसने क्या आंसर दिया है, कैसा सोचा है उसने। यानी इस एज का बच्चा क्या सोच रहा होता है, क्या उसके मन में आ रहा होता है भाव। मुझे लग रहा है कि बहुत से हम लोगों में से भी उसी बच्चे की तरह से सोच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वो क्या सोच रहा था। पक्ष में अगर हिंज, यानी उसके पक्ष में अगर हिंज अपनी पत्नी को मरने देता तो उसकी कठिनाइयां बढ़ेंगी। यानी क्या सोच रहा है बच्चा उस स्थिति में कि यदि हिंज अपनी पत्नी को मरने देता, यानी यदि वो डिलीमा 4 से 10 साल के बच्चे के सामने रखा गया, तो उसकी सोच ये है उसके पक्ष में तो कि यदि अपनी पत्नी को मरने देता तो इससे उसकी कठिनाइयां बढ़ेंगी, क्योंकि वो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे काम कर रहा है, पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस पे काम कर रहा है। उससे आगे वो कुछ नहीं सोच पा रहा है, उससे आगे उसका कोई दिमाग नहीं है, बस उतना सोच रहा है कि अपनी उसकी पत्नी यदि मर जाएगी, मरने देता है तो उसकी कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहा है और कुछ नहीं देख रहा है। दूसरा, विपक्ष में क्या है, हिंद औसत चुराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा। यानी उसकी सोच कैसी है, वही पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस ओरिएंटेशन, उतना ही सोच रहा है वो। यदि उसने चुरा लिया तो भाई फिर तो इसको जेल हो जाएगी, तो जेल में जाएगा। या वो इतना सोच रहा है, यदि पक्ष में बात करें तो इतना सोच पा रहा है कि यदि पत्नी को मरने देता है तो उसकी कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। ये तो पक्ष में सोच पा रहा है। जो पक्ष में सोच रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे पक्ष में। दोनों तरह के होते हैं। हम लोगों के सामने भी रखा जाएगा डिलेमा, तो हम भी यही सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं। कुछ ऐसा सोचेंगे और कुछ ऐसा सोचेंगे कि चुराना नहीं चाहिए था, पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा। लेकिन बेस क्या है, यानी कि किस लेवल में वो सोच पा रहा है ऐसा, क्योंकि वो प्री कन्वेंशनल की फर्स्ट स्टेज में था। यानी उसके जो मोरल डिसीजन थे वो कहीं ना कहीं प्रभावित थे पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस ओरिएंटेशन के द्वारा, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता से वो काम कर रहा था। तो उतना ही वो सोच पा रहा था चीजें, और नहीं था उसका सोचना। हम लोग भी ऐसे ही सोच पाते हैं इन चीजों में। अब नेक्स्ट है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। ये एक बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट। यहाँ भी हम लोग यहाँ भी बहुत भर भर के पढ़े हैं, हम लोगों की संख्या यहाँ भी बहुत है, इस पे भी बहुत काम कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्टिक ओरिएंटेशन, साधनात्मक सापेक्षवादी, यानी कि बटरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। देखो कैसे होगा, इस अवस्था में तो पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल हो गई है, लेकिन बच्चे पारस्परिकता तथा सहभागिता शेयरिंग के स्पष्ट सबूत प्रदान करते हैं। यानी वो कि तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूंगा, ऐसी टेंडेंसी होती है। यानी उनको छला जा सकता है, मैनिपुलेटेड स्ट्रक्चर या सेल्फ सर्विंग रेसिप्रोसिटी, यानी आत्म परिपूरक पारस्परिकता, वो स्वयं के विषय में सोचकर काम कर रहा है, न कि न्याय, उदारता, सहानुभूति। वो इसका आधार ये नहीं होता है, केवल उसका आधार शेयरिंग या पारस्परिक लेन देन बदलाव या सेल्फ सर्विंग रेसिप्रोसिटी होती है। यानी कि आत्म परिपूरक पारस्परिकता, स्वयं जो कंप्लीट कर रही है, स्वयं को जो बना रही है चीजें। यानी जैसे यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये इसको क्या दे रहा है, कार, तो इसके बदले में ये टॉपी इसको दे रहा है, कैंडी जो इसमें। तो बस ऐसे ही इनका दिमाग काम कर रहा है, इसका तो दिमाग काम कर रहा है, ये चीज मिल रही है उसको, यानी आत्म परिपूरक पारस्परिकता, और इसका दिमाग काम कर रहा है कि इसको कार मिलेगी। अब इनकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में, कैसे क्या कुछ भी नहीं सोचते हैं इनके विषय में। केवल और केवल शेयरिंग नेचर, एक दूसरे के प्रति
और इसलिए इसको बोला गया है छल योजित, मैनिपुलेटेड और आत्म परिपूरक। क्योंकि जहां पर बच्चे को आप यदि इस पर गोल्डन की कोई रिंग भी है ना बच्ची पर, तो आप कहो तो उसको खिलौने से ही गोल्डन की रिंग को ले लेंगे। ये ऐसी स्टेज है, उसको नहीं पता उसकी वैल्यू, वो नहीं जानती उसकी क्या वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो आत्म परिपूरक पारस्परिकता से प्रभावित है, सेल्फ सर्विंग रेसिप्रोसिटी है उसके अंदर। केवल अपने आप को वो जो उसको चीजें अच्छी लग रही हैं उतना ही उसके दिमाग में चीजें हैं, उसकी कोई वैल्यू है, क्या है सोसाइटी में, क्या चीजें हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या न्याय है, जस्टिस क्या है, सही क्या है, उसके विषय में उसको अभी कोई जानकारी नहीं है। वो आपस में उसको एक्सचेंज कर लेंगे। यानी यहाँ पर बच्चों को छल किया जा सकता है आराम से, क्योंकि उनको पता है मैनिपुलेटेड हो सकती है चीजें। तो हमें ये सब चीजें पता होती है और हम ये सब देख के आ चुके होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सामने होती हैं, कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे होते हैं बच्चों के साथ में। जब किसी को इम्पोर्टेंट चीज को लेना होता है बच्चे से, जो उसके हाथ में वो नहीं दे रहा होता है, तो उसके बदले में उसको कुछ चीज दे देते हैं कि बेटे ये चीज लो, ये बहुत अच्छी है, ऐसे ऐसे। और उसको नहीं पता है, वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज को कहो तो छोड़ देगा। इतने बड़े बड़े बच्चे भी आप देखे हैं 8-10 साल, 11 साल, 12 साल के, आप उनको 500 का नोट है कोई, आप उसको ले लेंगे 1 मिनट में, उसको कोई कैंडी या कुछ भी दीजिए, उसे नहीं पता कि 500 की क्या वैल्यू है, क्या चीज है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा एक सिमिलर साइन है जो इस लेवल में हमें, यानी प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में लेवल 1 में ही 2 फैक्टर आ गए। एक तो आ गया हमारा पनिशमेंट एंड ओरिएंटेशन, और दूसरा आ गया हमारा जो साधनात्मक ये रेसिप्रोसिटी वाला जो पार्ट है, सापेक्षतावादी उन्मुखता। पटनी की जो नेचर है वो किस स्टेज में स्ट्रांग होती है या किस लेवल में स्ट्रांग होती है, सीधा नाम पूछता है उसका। स्टेज तो प्री कन्वेंशनल हो गई है, और यदि सॉरी लेवल तो प्री कन्वेंशनल हो गया, स्टेज आपकी साधनात्मक सापेक्षवादी हो गई। इतना नॉर्मल क्वेश्चन। ये सारे जो कीवर्ड जो हम पढ़ रहे हैं, ये आत्म परिपूरक, पारस्परिकता, सहभागिता, ये सब इसी स्टेज में है। इन शब्दों को इसलिए मैंने हाईलाइटेड किया, इतना फोकस किया है, क्योंकि यही आने वाला है बस, और कुछ नहीं आने वाली है चीजें। और इन्हीं से हमें जूझना है, उनका सामना करना है, उन्हीं को समझना है बस। और ये फील करके देखिए कि होता है ये, बिल्कुल ये रियलिस्टिक है, सब चीजें सब हमारे सामने चलती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इस स्टेज में जब बच्चा होगा तो कैसे सोच रहा होगा? अब किसी यहाँ है, इस अवस्था में बच्चे पक्ष और विपक्ष में कैसे सोच रहे होंगे? उसी हिंस के डिलेमा को लेकर के क्या सोच रहा होगा? पक्ष में तो हिंस थोड़े समय के लिए जेल भी जाएगा, तो क्या जेल से बाहर आने पर वह अपनी पत्नी के साथ तो पाएगा? मतलब अदला बदली, वही कहानी आ गई। सेल्फ सर्विंग, पारस्परिकता, शेयरिंग, अदला बदली, यानी कोई बात नहीं, जेल भी जाएगा, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो अपनी पत्नी के साथ बाहर होगा। जेल से बाहर आने पर अदला बदली का भाव उसके विचारों में ऐसा फील होगा, ऐसा भाव होगा, जबकि ऊपर वाले में पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन का फील होगा। अब विपक्ष में देखें, अगर वह औसत चुराता है तो फिर जेल जाएगा, तो इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जेल से छूट कर आने तक संभवतः उसकी पत्नी मर जाए। यानी बात जहां भी वही हो रही है, लेकिन दूसरे सेंस में हो रही है। यहां भी वो सोच रहा है, वही अदला बदली का भाव, वही आत्म परिपूरक पारस्परिकता कि मान लो चुरा भी ली, बदले की वो चीजें सोच रहा है, तो फिर मैं इसके बदले में जेल जाऊंगा, उसके बदले में मैं जेल जाऊंगा। वहां भी वही भाव हो रहा है, चुराता है फिर जेल जाएगा, वही अदला बदली, यदि ऐसा मैं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, और अपने लिए सोच रहा है। तो इससे कोई खास फायदा तो नहीं होगा, वो ये चीजें सोच रहा है। यानी ये भाव है उसके अंदर कि उसका जेल छूट आने पर संभवतः उसकी पत्नी स्वतः मर जाए। वो ये चीजें, मतलब पक्ष और विपक्ष को लेके चल रहा है कि कैसे, किस स्टेज में कैसे सोच पा रहा है बच्चा, कैसे सोच रहा है। हर स्टेज में अलग अलग उसका सोच का दायरा मिलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाते हैं इसका जो लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी, रूढ़िगत नैतिकता, ये 10 से शुरू होकर के और 13 साल तक की अवस्था होती है, जहां बच्चे दूसरों के मानकों, अब ये देखो, अब ये आया यहाँ सर दिख नहीं रहा है सर, स्क्रीन पे लिखा हुआ स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? अब दिख रही सर। अभी दिख रही है? दिख रही है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी पहले लेवल में क्या हो रहा था, वो सोसाइटी जो नॉर्म्स थे उनको देख करके काम कर रहा था, स्वयं के लिए, स्वयं की चीजों को देख करके इतना नहीं चल रहा था। जो सोसाइटी अथॉरिटी ने रूल्स बना दिए थे उनको मतलब पर्समेंट ओरिएंटेशन, ऑबिडेंस ओरिएंटेशन, उनको दे करके वो चल रहा था। सही और गलत का निर्णय करता है। बच्चे यहाँ उन सभी क्रियाओं को सही समझता है जिससे दूसरों की मदद होती है, तो दूसरे लोग उसे अनुमोदित करते हैं या जो समाज के नियमों के अनुकूल होता है। अब क्या कर रहा है, वो दूसरे के मानकों को अपने अंदर वो उसने ले लिया है, और अभी तक वो अंकित नहीं किया था उसने अपने अंदर उन मानकों को, लेकिन काम कर रहा था उन पर, लेकिन उनको मानता नहीं था। अब वो मान रहा है और क्या कर रहा है कि समाज में, ताकि उसको अनुमोदन मिले, दूसरे लोग उसको एक्सेप्ट करें। और वो कब कर पाएंगे, एक नॉर्मल सेंस की बात है। मान लीजिए ये सोसाइटी है और सोसाइटी के रूल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रूल्स बना रखे हैं सोसाइटी। अब सोसाइटी किसी को कब एक्सेप्ट करेगी या मानेगी, जब आप उसके रूल्स को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, उन रूल्स पे खरे उतर रहे होंगे, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी सोसाइटी। तो ये ऐसी स्टेज है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस स्टेज में वो जो नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, हम उनका अनुमोदन पाना चाहते हैं, उनके अनुसार काम करना चाहते हैं, ताकि हम को लोग बेटर समझें, अच्छा फील करें। इस स्टेज में बच्चा ये सोचने लगता है, यानी कि यहाँ पर पहला फिर स्टेज आ जाती है उत्तम लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। यानी यहाँ बच्चों में, आपने खुद भी फील किया होगा, वो अपने को अच्छा दिखाना चाहते हैं, कुछ जो कमियां भी हैं उनको हटाना चाहते हैं, ताकि मैं इन सोसाइटी जैसा लोग चाह रहे हैं मैं ऐसा बन जाऊं, तो लोग मुझसे प्यार करेंगे, मुझे रेस्पेक्ट करेंगे, मुझे अपने पास रखेंगे। तो इसलिए उसके अंदर गुड गर्ल, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन जो है वो जनरेट हो जाता है। यानी वो अपने को अच्छा, आप देखें ऐसी स्टेज में आते आते 10 से 13 की स्टेज में आते आते बच्चे ऐसा खुद से सिग्नल्स देते हैं, खुद से ऐसा फील करते हैं या कराते हैं, ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि हमारा ध्यान उनकी तरफ जाए और वो हम उन्हें अच्छा बच्चा या बच्ची कहें। ऑब्वियसली ये आप फील करते होंगे, आप सब टीचर्स हैं, सब उसमें देखते होंगे, ऐसा हो रहा होता है हमारे सामने। यानी वो अपने को अच्छा फील कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के नॉर्म्स को ऐसा फील करने लगते हैं, उसी स्टेज में लाना चाहते हैं अपने आप को। यानी जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप पिक्चर को देखें, ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं दादी माँ की, या कोई भी जो बुजुर्ग लेडी है उनकी हेल्प कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं उसके कार्यों में। तो अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन से प्रभावित हो रहे हैं। यानी वो अच्छा, ताकि उनकी दादी माँ या उनके बुजुर्ग लोग उनको अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहें कि देखो कितनी अच्छी है वो बच्ची, उसकी या उसका जो लड़का है वो कितना अच्छा है, कितना सेवा भाव है उसके अंदर, चलते हुए भी नमस्ते करता है, ये वो सब चीजें। ऐसा खुद से उसके अंदर वो मोरालिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन के अंदर। इसमें यानी वो सोसाइटी के नॉर्म्स जो होते हैं उनको अंतरीकृत करता है, उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है।
अपने अंदर। यानी कि मोटिवेशन क्या है? गेन अप्रूवल एंड अवॉइड डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल यानी कि अप्रूवल चाहता है सोसाइटी का, और जो गलत चीजें हैं उनको वो छोड़ना चाहता है। जिसको लोग सही नहीं मानते हैं, गलत मानते हैं, उनको अवॉइड करना चाहता है। ठीक है, एग्जाम्पल और भी दिया इसने, इफ आई हेल्प पीपल विल थिंक आई एम पर्सन, थिंक ए गुड पर्सन। मतलब उसके लिए बेटर सोचना, यदि मैं ऐसा करूंगा तो ये मुझे लोग ऐसा सोचेंगे, मैं इसे हेल्प करूंगा तो गुड बॉय, एक नाइस गर्ल ओरिएंटेशन उसके अंदर जन्म लेते। ये लेवल 2 है हमारा, और उसका पहला स्टेज चल रहा है कन्वेंशनल मोरालिटी का, दूसरा लेवल का। तो इस अवस्था में बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वही है, अनुमोदन पाने और निरनुमोदन, डिसअप्रूवल से बचना। ये दो चीजें, सोसाइटी का अनुमोदन पाने और डिसअप्रूवल से दूर रहने का जो मोटिव है वो तेज हो जाता है। वो ऐसे काम करता है जिससे कि लोग उसको पसंद करना शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देखें पक्ष में वो कैसे जवाब दे रहा होगा। अगर हिंद औसत चुराता है तो कोई उसे बुरा नहीं कहेगा, परंतु हिंद यदि औसत नहीं चुराता तो उसका परिवार उसे अमानवीय हस्बैंड जरूर कहेगा। यानी वो क्या कर रहे हैं? अनुमोदन और निरनुमोदन पर काम कर रहे हैं। यदि वो नहीं करेगा तो लोग उसको ऐसा बोलना शुरू करेंगे, ऐसा कहेंगे, यानी कहीं ना कहीं सोसाइटी के नॉर्म्स को अंतरित करते हुए दिख रहे हैं, तो उनका परिवार या अन्य लोग उसको ऐसा मानने लगेंगे। ये वो उसका रिफ्लेक्शन हमें साफ दिखता है, उसके स्टेटमेंट्स में, उसकी मोरलिटी में खुद साफ दिखने लगता है कि बच्चा किस मोरलिटी के हिसाब से वो सोच रहा है। दूसरा, विपक्ष में सिर्फ औसत विक्रेता ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी इनको अपराधी समझेंगे। यानी विपक्ष में भी वो सोच रहा है, लेकिन किसके हिसाब से सोच रहा है? डिसअप्रूवल और अप्रूवल। जहां वो अप्रूवल पार्ट में है, यहां पर वो डिसअप्रूवल पार्ट में है। यदि विक्रेता क्या और भी लोग उसको इनको अपराधी समझेंगे, डिसअप्रूवल होगा, उसको निकाल देंगे। दोनों तरफ से सोच रहा है वो, लेकिन सोच वो इसी लेवल में रहा है, अनुमोदन और निरनुमोदन के बेस पर। आगे चलते हैं। इसी का अगला स्टेज है स्टेज 4, सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। जो दूसरा लेवल था, लेवल 2 जो है कन्वेंशनल मोरालिटी का, उसी का स्टेज 4 है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। जो लॉ है जो सोसाइटी के, उनके अकॉर्डिंग वो चल रहा है, उनको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर लॉज टू मेंटेन ऑर्डर। जैसे ये पट्टी है, कब पार होना है, जो रूल्स हैं, जो सोसाइटी ने जो रूल्स मेंटेन कर दिए हैं किसी चीज के लिए, उन सबको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है कि इस बत्ती पे रुकना है, इस पे नहीं रुकना है, इस पे ऐसे चलना है, ऐसे होना है। जो एक लॉ हमारे लिए सोसाइटी डिसाइड कर देती है, उनको हम मतलब मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उनको बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सोशल ऑर्डर उनका जो ओरिएंटेशन है वो जनरली काम कर रहा होता है। जो उसका 4th स्टेज, यानी कि उसकी 2 स्टेज आ गई हमारी इसकी भी। एक तो मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, और एक हमारी आ गई इससे पहले गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इस तरह से हम 4 स्टेज तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल। अब हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे पहुंच गए हैं, यानी अब जो टॉप लेवल है मोरालिटी का, वहां पर हम पहुंच रहे हैं। इस अवस्था में क्या हो रहा है? बच्चे नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। अब पूरा की पूरा मोरल जो कट्टर है वो सब किसके कंट्रोल में? हमारे अपने कंट्रोल में। अभी तक वो पहले में तो था ही नहीं, दूसरे में शुरू कर दिया था उसने अंकित करना, उनको मानना। अब वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में ले आया है, और अब वो समाज कल्याण को या दूसरों की भलाई को देख कर भी डिसीजन लेगा
ना कि केवल सोसाइटी के नॉर्म्स या अथॉरिटी के नॉर्म्स को देख करके डिसीजन ले। अब यहाँ इस लेवल में आ चुका है वो, यानी नैतिकता का सबसे हाई लेवल उन्होंने माना। 2 स्टेज उन्होंने इसकी दी है, अब इसको देखते हैं। तो पहली स्टेज सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। आप सबसे समझ रहे होंगे सोशल कॉन्टैक्ट के द्वारा ओरिएंटेशन। अब वो कैसे होगा? जब आमने सामने किसी की दूसरे के कल्याण के लिए, किसी की भलाई के लिए हम कार्य करेंगे, लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे, तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ता चला जाए। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता जो है, तो बच्चे या किशोर व्यक्तिगत अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स का नियमों का आदर करते हैं, जो प्रजातंत्र के रूप से, डेमोक्रेटिक रूप से मान्य होता है। वो लोगों के कल्याण और बहुसंख्यकों की इच्छाओं का तर्क संगत महत्व देते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं लोगों के अपने, उनके जो नियम जो बनते हैं, जो डेमोक्रेटिक रूप से जो लॉ बनाए जा रहे हैं, सबकी भलाई को देख करके बनाए जा रहे हैं, उन सब का पालन करते हैं। प्लस उसके साथ साथ लोगों के कल्याण और बहुत चीजें हैं जो वो कर सकता है लोगों के लिए, समाज के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए वो ऐसा करता हुआ दिखता है, जिससे कि उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़े, उसका ओरिएंटेशन उसके द्वारा मूव हो, सामाजिक अनुबंध बढ़े। इस तरह से वो कहीं ना कहीं अपने को अब समझने लगता है। यानी केवल सोसाइटी के नॉर्म्स के द्वारा ही केवल प्रभावित नहीं होता, वहीं तक अपने आप को सीमित नहीं रखता, वो आगे निकल जाता है। फिर ये वो विश्वास करते हैं समाज का उत्तम कल्याण तब होगा जब उसके सदस्य समाज के नियमों का आदर पूर्वक पालन कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आदर पूर्वक पालन यानी कि बाई लॉ समाज के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन बहुत से रूल्स ऐसे हैं जिनको हमें वॉल्यूशन भी करना होगा। जैसे सती प्रथा, बहुत जीता जागता उदाहरण है, खूब हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो क्या हम यदि उसके समाज के जो नियम थे वो क्या उनको अनुपालन करना हमारा एक बेटर वे था? क्या वो लोगों की समाज के कल्याण के लिए एक रास्ता था? तो कहीं ना कहीं उनको अंगीकार करिए, समाज के नियमों को पूरा मान के चलिए, लेकिन उनसे थोड़ा सा अब हमें अपने तरह से सोचना शुरू करना होता है कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं लोगों के, अपने जो अधिकार हैं, उन सबको, किसी को भी हम प्रभावित भी नहीं करें किसी के राइट्स को, लेकिन उसको प्रजातांत्रिक रूप से सभी को, डेमोक्रेटिक रूप से, यानी कि किसी को भी प्रभावित ना करे, स्पेशल हमारे लिए काम ना करके सबके लिए काम करे वो चीजें। ऐसी मान्यताओं को हम आगे बढ़ते आगे आते हैं। इसमें सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन, जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर ये सब लोग हैं, ये सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं। एंड सो वो कैसे हो पा रहा है? जब हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उनकी आवश्यकता में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, तब हमारा सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन है, अन्यथा नहीं है। यदि हम स्वयं के लिए, यदि हम उसी स्टेज में सोचते रहे जो पहली या दूसरी स्टेज थी, पनिशमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन था, यदि वही हम सोचते रहे तो हम कहीं ना कहीं अपने को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे इस तरह से। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी का पहला 5वां स्टेज हो गया, यानी फर्स्ट लेवल हो गया। और जो लास्ट स्टेज है हमारी, इसमें भी वही सोचता हुआ दिखेगा बच्चा। देखिए इसका भी तर्क इन्होंने, इसमें यानी कि जो सोशल कॉन्टेक्ट में ये 2 तरह से वो देख रहा है। अगर हिंद अपनी पत्नी को मरने देता तो ऐसा वह मत डर के करेगा, न कि कोई विवेचना या रीजनिंग के आधार पर। यानी उसने कुछ नहीं सोचा है, यानी अब वो इंटरनली सोच रहा है, यदि वो ऐसा करता है, पत्नी को मरने देता है, तो फिर वो डरपोक है, पागल है, बेवकूफ है। उसने कोई रीजनिंग नहीं लगाई। रीजनिंग इन सेंस $1000 वो दे रहा था, 2000 की दवाई थी, और वो 200 की दवाई को 2000 में दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी तो मोरालिटी फॉलो नहीं कर रहा है।
वो खुद की मोरलिटी फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमें विवेचना करनी होगी, हमें रीजनिंग करनी होगी, हमें सोचना होगा क्या मैं तो उससे वही कुछ गलत कर रहा है, तो क्या मैं ना चुरा के अपनी पत्नी को बचाऊं? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? वो खुद ही मोरलिटी में नहीं है वो व्यक्ति। तो जब हम ये सब सोचने लगते हैं, हमारे अंदर ये सब चीजें आने लगती हैं, तो हम जो नॉर्म्स हैं, जो दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं, उन पर काम करते हुए दिखते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेशन होता हुआ हमारा दिखता है कहीं ना कहीं, लोगों से जुड़ाव होता हुआ हमारा कहीं ना कहीं दिखता है। केवल डर से हम डिसीजन नहीं ले लें। दूसरा, इसके पक्ष में क्या सोच सकता है वो कि हिंद अपने समुदाय में विशेष स्थान और सम्मान खो देगा, तो नियम को तोड़ देगा। ये सोच रहा है इससे वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो उसका एक स्थान बना हुआ है उसको खो देगा और नियमों को तोड़ देगा। यानी सोशल कॉन्टेक्ट, बहुत से लोग होते हैं ना, फिर क्या करते हैं, जैसे सुकरात के साथ हुआ, यीशु के साथ हुआ, गौतम बुद्ध के साथ हुआ, कि सोशल कॉन्टेक्ट जो हटा देते हैं, सम्मान को गिरा देते हैं, उनको यातनाएं देते हैं, उनको परेशान करते हैं, लेकिन समय रहते हुए, समय के चलते चलते वही एक दिन उभर करके आते हैं। तो वो यही कह रहा है, दोनों तरफ से सोच रहा है वो कि इससे एक विशेष स्थान जो था, उसका जो दर्जा था, वो खो देगा। और हम ज्यादातर लोग इसको पाने के चक्कर में जो भलाई कर भी सकते हैं किसी की, वो नहीं करते। जो अच्छा काम कर सकते हैं वो भी नहीं करते। जानते हैं हम कि ये सही है, ये हमें करना चाहिए, इसकी हमें हेल्प करनी चाहिए, लेकिन नहीं करते। अब मैं इसमें बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, मैं खुद जीते जागते उदाहरण देखे हैं। केवल इसके लिए, केवल इसके लिए हम वो दम तोड़ रहा है व्यक्ति, उसकी भी हेल्प नहीं कर पाए। बहुत एक्सीडेंटल केसेस में भी, और कितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं, डर रहे हैं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि मतलब महिला रास्ते में है, परेशान है, अकेली खड़ी है, उनको हेल्प की जरूरत है, तो डर के मारे उनको हेल्प ही नहीं देंगे हम। मतलब कितने उदाहरण आपको मिल जाएंगे, कितने उदाहरण आप अपने चारों तरफ ढूंढ के देखिए कि बस किस लिए हमारा एक विशेष स्थान है वो ना खो जाए, हमारा सम्मान ना खो जाए, और हमारे नियम ना हम समाज से न टूट जाए, कोई हमें ये ना कह दे। तो सोशल कल्याण कहाँ हुआ, हमारा सामाजिक कल्याण कहाँ हुआ, वो हम भूल ही जाते हैं हम लोग सब उन्हीं डर में। कोई रीजनिंग नहीं करते हैं, कोई पीछे नहीं सोचते हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं, ये सब चीजें हमें ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि हम किस लेवल पे खड़े हैं हम लोग, हमारा क्या मोरलिटी लेवल है, क्या कन्वेंशनल लेवल है, क्या हमारी ड्यूटी है, हम ये भूलने लगते हैं। अब वो इतना नहीं जाएंगे हम इसके डीप में, बहुत है चीजें तो डिस्कस करने के लिए। तो सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यानी ये सबसे लास्ट स्टेज हो जाती है जो नैतिक नियमों, एथिकल प्रिंसिपल्स को प्रोत्साहित करने तथा आत्म निंदा, सेल्फ कंडमनेशन से बचने का अल्टरनेटिव होता है। यानी अब एथिकल प्रिंसिपल्स काम करेंगे, तोलेगा अब वो चीजों को। अब वो तोलेगा कैसे? अब देखिए यहां पर, अब वो जो सोच रहा है ना, वो यहां देखिए, वो दिल से सोच रहा है। I will act according to my internal principles even if they weren't wrong. नहीं चाहिए भाई उसको सोसाइटी, वो सब चीजें सब गए भाड़ में। मुझे जो अच्छा लग रहा है ना, यदि मुझे इसकी मदद करनी है, ये मेरे लिए अच्छा है, या इसकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, समाज के लिए अच्छी चीजें हैं, तो मैं आगे आऊंगा। अब उसका एथिकल बिहेवियर, क्योंकि ये बोला जाता है, खुद कॉलबर्ग ने कहा है कि 25% लोग भी ऐसे नहीं है। उन्होंने तो 25% बात करी है, लेकिन मैं समझता हूँ आज की हमारी सोसाइटी में 10%, 5% लोग भी नहीं है ऐसे डिसीजन कर रहे हैं। उन्होंने इतनी बात कही है। आज की हमारा अपने सोसाइटी में और आगे आने वाले टाइम में और भी कम होता जाएगा ये सब चीजें। तो यूनिवर्सल जो बिहेवियर्स हैं,
इनके द्वारा जब हम ओरिएंट हो रहे हैं उस लेवल पे तो हम पूछने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रूल्स, लॉ, सोसाइटी सबसे डर गए हैं, उनसे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये जो ओरिएंटेशन है हमारा, जहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते, हम दिल से सोच ही नहीं पाते हैं कहाँ सही है, कितना सही है, क्या गलत है, क्या मुझे डिसीजन लेना चाहिए, क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, क्या मुझे नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। भाग जाएंगे हम डर के, हमारा स्थान ना सोसाइटी में चला जाए, हमारी वैल्यू ना चली जाए, बस ये इन कहीं ना कहीं यहाँ हम घूमते रह जाते। तो आप लोग सब इन सब चीजों से परिचित हैं, मुझे लगता है सब लोग इन सब चीजों से गुजर रहे हैं, बस उसी को इन्होंने एक थ्योरी के रूप में दिया है बस। तो ये हाईएस्ट स्टेज थी जहाँ सार्वत्रिक नैतिक नियम, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की नैतिकता बरकरार रहेगी, दूसरों के विचारों, नैतिक प्रतिबंधों, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, बहुत साफ कहा है, दूसरों के विचारों, नैतिक प्रतिबंधों, लीगल रिस्ट्रिक्शंस से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करता हुआ दिखता है। नहीं है बना हुआ वो किसी के विचारों से, नहीं बना सोसाइटी के नॉर्म्स से, नहीं है उसकी फाउंडेशंस। यदि वो समाज कल्याण के लिए कोई भी काम कर रहा है तो वो सोसाइटी से उठकर भी जाएगा। जो बहुत फिलोसफर हुए, बहुत थिंकर हुए, सुक्राट हुए, बुद्ध हुए, सब लोगों ने ज्ञान को बांटने के लिए निकल पड़े। गांधी हुए, अष्टू हुए, कितने लोग हुए जो सबसे ऊपर उठ करके सब कुछ खत्म करके सब कुछ को दांव पे लगा करके निकल लिए। लोगों ने उन्हें ठुकराया भी, गलत भी कहा, लेकिन इतनी क्षमता होना इतना इजी नहीं है। हम तो लीगल रिस्ट्रिक्शंस में इतने बंधे होते हैं, और ये जेंडर बाइज्ड और होती हैं लीगल रिस्ट्रिक्शंस। महिलाओं के लिए अलग काम करती हैं, पुरुषों के लिए अलग काम करती हैं, आइडियोलॉजी भी डिफरेंट होती है महिलाओं पुरुषों के लिए। वहीं कहीं ना कहीं हम लोग इसके साथ बने रहते हैं। तो ये बच्चों का भी लेवल है, बच्चों के रिश्ते से भी देखें इन सब चीजों को। तो कहीं ना कहीं ये हमारे केवल 6 हमारी स्टेजेस थी जिन पर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब वो देखिए यहाँ पर कैसे विचार कर रहा है। हिंद औषधि की चोरी नहीं करता, सोच रहा है वो कैसे सोच रहा है। हिंद औषधि की चोरी नहीं करता तो वह कानून के नियम के शिकंजे से परे निश्चित रहता, परंतु वह अपने अंतकरण या विवेक के नियम से परे नहीं हो सकता था। यानी वो उसकी आत्मा, अब आत्मा से सोचने वाली बात है, दिल से सोचने वाली बात है, वो उसको कभी भी माफ नहीं करती। वो अंदर ही अंदर चीज को सोचता है। वो उससे तो बच जाता, चोरी नहीं करता था, लेकिन उससे कैसे बचता? उसने अपनी पत्नी को मर जाने दिया, तो क्या सही हो रहा था? तो क्या उन्हीं नियमों को मान लें जो सोसाइटी ने बना दिए? तो क्या नहीं चुराए? वो क्या सही कर रहा था? हम विवेक ही नहीं करते। अक्सर ऐसे कितने कामों में हम वो चीजें करते ही नहीं, कभी अपने अंतर्कण से सोचते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है वो चीजें कि क्या सही भी है वो और क्या गलत भी। फिर विपक्ष में देखिए इसका, इन औसत को चुराता है तो उसे अपने आप को निंदित करना पड़ेगा, क्योंकि आंतरिक जो स्टैंडर्ड है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस है, वो सबके हिसाब से चल रहा है। निंदित करना पड़ेगा क्योंकि उसका यह व्यवहार अपने विवेक और ईमानदारी के मानक के अनुरूप नहीं होगा। ये साफ बात है, लेकिन है तो सही। ईमानदारी है उसमें, ईमानदारी के एग्जाम्पल आप युधिष्ठिर को भी उठा लीजिए। ईमानदारी थी, मानक था, लेकिन क्या समाज कल्याण के लिए जरूरी नहीं था? क्या अधर्म को फैलने दिया जाना चाहिए था? वही चीजें आती हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे उठकर हमें होना होता है, उससे उठकर हमें चलना होता है, जो हमारी लास्ट स्टेज कहती है, और जहां पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, बहुत ही कम लोग जज कर पाते हैं अपने आप को इस तरह से। अदरवाइज तो मुझे तो लगता है ऑब्जेक्ट यानी पनिशमेंट और ऑब्विडेंस ऑब्जेक्ट पर ही पड़े हैं बहुत से लोग। तो मुझे लगा 60% 50% से ज्यादा हमारी ऑपरेशन वहीं पड़ी है।
बस उसी में भागम भाग है। बड़े बड़े अधिकारी तक पुरस्कार पाने, लेने देने, बटरिंग, ये वही खत्म है हमारी लाइफ आधी। तो उन आगे के लेवलों में तो हम बढ़ने की कोशिश नहीं कर पा रहे। तो यानी ओवरऑल सब यदि निष्कर्ष देखें, आत्मा और समाज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं प्रत्येक लेवल में, अब इसकी परसेंटेज और ज्यादा बढ़ गई। हाँ करेंगे डिस्कस अभी। तो जो लेवल है इसका कॉलम का, यानी कि आत्मन और समाज के नियम और जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है अलग अलग तरह से जुड़ा हुआ है। हमारे सेल्फ के, सोसाइटी के रूल्स और एक्सपेक्टेशंस के साथ ये तीनों चीजें तो काम कर रही है। केवल हमें कैसे सोचना है, समाज के नियमों को कितना सोचना है, कितना उनको फॉलो करें, कितनी उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरें, कहाँ तक वो सही है, कहाँ तक वो गलत है और कहाँ हमें तोड़ना है उन्हें। इन सब का ही तो ताना बना ये सब चल रहा है मोरलिटी, और कुछ भी नहीं है मोरलिटी। जहाँ पे सही या अनुचित या उचित, सही और उचित होता हुआ है तो ठीक है, यदि नहीं है तो वो रूल से तोड़ना भी पड़ रहा है तो नो डाउट तोड़ना चाहिए। आप सोचिए, यदि एक महिला, मैं एग्जाम्पल लूंगा लेकिन मैं नहीं लेना चाहता था एग्जाम्पल, लेकिन मुझे देना पड़ रहा है यहाँ पर उसको समझाने के लिए। यदि एक महिला को मैं गांव में भी देखता हूँ, बच्चों के घरों पे मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, खुद भी फील करता हूँ कि उनके पति उनको ड्रिंक करके वैसे इतना मारना पीटना, इतनी वो चीजें करती हैं, तो अरे कौन सा समाज का रूल कह रहा है फिर उसको इतना प्रताड़ित किया जाए। लेकिन वो बनी हुई है उस रूल्स के अकॉर्डिंग, समाज के उस नियमों के अधीन। और कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स महिलाओं के साथ भी मिल जाएंगे, पुरुषों के साथ भी मिल जाएंगे। तो मैं ये दोनों तरफ से मैं कहता हूं, तो हमारे जो सेल्फ का जो रूल्स है, एक्सपेक्टेशंस है, उन्हें उठकर हमें देखना होगा, उनसे ऊपर उठकर के जाना होगा। अदरवाइज तो यही हम पढ़े रहेंगे और यही हम बढ़ते रहेंगे इन्हीं चीजों में। तो इनका सबका एक्सट्रैक्ट करते हैं तो प्राग रूढ़िगत स्तर जो है प्री कन्वेंशनल लेवल में, तो 9 साल से विशेषकर 9 साल से कम आयु के बच्चों में, कुछ किशोरों में, कुछ आपराधिक दुष्कर्मियों में ये मिलती हैं। उन्होंने ऐसा बोला है जो प्री कन्वेंशनल लेवल की जो चीजें हैं। फिर समाज के नियमों, प्रत्याशाओं, आत्मन से बाहर एक्सटर्नल होती हैं। और रूढ़ी जो आपका गत स्तर है, कन्वेंशनल लेवल है, कि नैतिकता अधिकतर किशोरों इन वयस्कों में पाई जाती है। इस व्यक्ति का आत्मन समाज के नियम एवं प्रत्याशाओं को आंतरिक कर लिए होते हैं। और उत्तर रूढ़िगत स्तर में नैतिकता में व्यक्ति अपने आप अन्य व्यक्तियों के नियमों एवं प्रत्याशाओं में विभेद कर लेता है। तीनों को साफ साफ उसने डिफाइन कर दिया कि वहां जाकर तो वो अंतर करना शुरू कर देता है कि जो कह रहा है, जो कहा जा रहा है, जो सोसाइटी है, क्या वो सही भी है। डिफरेंशिएट कर रहा है इस स्टेज में, केवल अंतरीकृत कर रहा है। जहां पर वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है उन चीजों को, उसके साथ डिसीजन ले पा रहा है। और जहां पर समाज के एक्सपेक्टेशन और नियम जो थे उनमें बंधा पड़ा, ये तीनों लेवल ऐसे काम कर रहा है। तो देखो, इन्होंने भी साफ लिखा है, मूल्यों को वे तर्कसंगत ढंग से विचारणीय आत्म चयनित पर डाल का मतलब 25% कम ही लोग नैतिकता के स्तर पर पहुंच पाते हैं, जो उच्च स्तर है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, लोगों ने खूब रिसर्च किए हैं, खुद आप फील कर सकते हैं इन चीजों को। आप ये देखें कि हम लोगों की क्या मोरालिटी बनती है। मान के चलिए, यदि हम अभी, मैं बहुत एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, यदि हम शॉप पे जाते हैं, मान लीजिए हमने 120 रुपीज का कोई सामान लिया और बाई चांस हमने उसको रुपए दिए 120 और उसने हमें 100 रुपए वापस कर दिए, तो अधिकतर बच्चे तो करते ही हैं, हम लोग भी उनको कहो तो वापस रख के ले आएंगे। इवन देन यहां तक यदि पेट्रोल पंप पे भी जा रहे हैं, बाई चांस उसको रुपए देने थे, भूल गए बाई चांस, तो भी हम लोग चले जाते हैं। अब ये भी पार्ट ऑफ मोरलिटी है, वही चीजें हैं। मतलब हम कैसे चेंज, अब डे बाई डे चेंज कर रहा है, हमें अपने आप को अपनी चीजों को सोचना है कि मतलब मेरा लेवल ऑफ कन्वेंशन कहाँ है। क्या यदि मैं ऐसे चला गया, मान लीजिए उस पेट्रोल पंप से मैं चला गया, मुझे तो लाभ हो गया 2 रुपए का, लेकिन क्या मेरी मोरलिटी चली गई या नहीं गई? और यदि गई तो उसका खामियाजा किसने भुगता?
जब वो हिसाब करेगा शाम को वो व्यक्ति, तो क्या वो अपनी जेब से नहीं दे रहा होगा? दूसरा व्यक्ति क्या टोटल उसका पेट्रोल की जो कीमत है वो नहीं भर रहा होगा? तो कहीं ना कहीं हम अपने जाने अनजाने में इन चीजों को अपने हिसाब से आकलित कर लेते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन उनका कितना बड़ा कहाँ तक खामियाजा जाता है, कहाँ तक वो प्रभावित कर रही होती है, उन पर हम कभी नहीं सोचते। मतलब मेरा यही कहना है कि उसको पूरा डीपली सोचने की कोशिश करें उन चीजों को, तो हो सकता है हमारी जो मोरलिटी है बहुत रिफाइन हो जाएगी, बहुत क्लियर हो जाएगी कि हमें कैसे काम करना है, कि कहीं उससे कोई और प्रभावित तो नहीं हो रहा है। तो वही है, इसमें फिर इस पर बहुत से काम हुए, बहुत लोगों ने अलग अलग जगह इनको देखा, अलग अलग इसके विषय में विश्लेषण करे गए कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था में कैसे काम कर रही होती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए पार्ट, इसलिए हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब इसकी आलोचनाएं भी हुई कुछ बिंदुओं पर। सबसे पहला बिंदु तो यही आया कि इनकी जो थ्योरी थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा वैसे आलोचना है, पर मैं बता देता हूँ फिर भी कि ये पश्चिमी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। इनकी जो थ्योरी थी कल्चरल बायस थी, वेस्टर्न कल्चर से ग्रसित थी। कहीं ना कहीं उन लोगों को, उनके बच्चों को या वहाँ के एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये बनाई थी पूरी थ्योरी। लोगों ने ये कहा कि वहाँ की कल्चर है, वहाँ के हिसाब से ऐसा होता है, हमारे यहाँ या दूसरी कल्चर में तो ऐसा नहीं हो रहा है। वही सब चीजें इसमें वो लिख रहे हैं। पश्चिमी देशों किशोर वयस्कों में तीसरे स्तर की नैतिकता रखना का अभाव पाया गया। वो कह रहे हैं कि ऐसा वहां नहीं हो रहा है। तो इन पर कुछ चीजें, वो तो 100% कोई थ्योरी ट्रू नहीं होती है, तो उन्होंने इस पर वो कहा, वो क्रिटिसाइज किया इस बेस पर, ये कहीं ना कहीं पश्चिमी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित थी ये। दूसरा इस पर जो आलोचना आई वो ये आई जेंडर बायस के बेस पर। जेंडर बायस के बेस पर ये आई कि जो डेनिमा था वो ज्यादातर पुरुषों को आधार बना करके या जो लड़कों को आधार बना करके, जो उनके रेस्पॉन्सेस थे उनको आधार बना करके ये डिलेमा को पेश किया गया था। तो उसमें कुछ पार्ट छूट गए थे, जैसे कि महिलाएं जो होती हैं उनमें एक नेचर होता है, केयर पर्सपेक्टिव्स होता है, देख रेख की जो एक नेचर होती है, उनकी टेंडेंसी होती है, मतलब केयर नेचर जो उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है महिलाओं में, तो कहीं ना कहीं वो छूट रहा था इसमें से। महिलाओं में जो देख रेख का संदर्भ बहुत ज्यादा होता है, तो उस पर फिर आगे गिलिगन जो थे उन्होंने डिफाइन किया था कि उच्च नैतिक मूल्य की महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा दूसरों के कल्याण की, जवाबदेही तथा देख रेख पर अधिक ध्यान देती हैं, उनको महत्व भी देती हैं अनुसार। परंतु लिंग पूर्वाग्रह का समग्र सबूत एविडेंस स्पष्ट रूप से न होकर मिश्रित ही प्रतीत हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं चीजें थी लेकिन कंप्लीट नहीं थी। वो ये कहना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं वो जो चीज थी इसको इसमें शामिल नहीं किया गया था, केयर पर्सपेक्टिव को उसमें नहीं जोड़ा गया था, ये कहीं ना कहीं अभाव में था। तो ये कहना चाह रहे थे कि जेंडर बायस था कुछ सिद्धांत जो था, बट नॉट कंप्लीटली, दैट इज द मिक्स्ड। वो ये भी कह रहे हैं ओवरऑल एविडेंस ऐसा कुछ नहीं मिला। दूसरा कि ये एक कल्पना नैतिकता, ये कह रहे हैं कि ये एक सीमित नहीं है, काफी मतलब जो इन्होंने तो इसको सीमित कर दिया कि 6 स्टेज में बांट दिया, लेकिन लोगों का कहना था कि इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है नैतिकता, आप इसको ऐसे बांध नहीं सकते, स्टेजेस में बांध करके आप डिफाइन नहीं कर सकते इसको। कोई वो के बारे में मत सोचने से कहीं बड़ी चीज है। कितने ऐसे फेनोमेना हैं जो इसमें नहीं आए होंगे या जो इसी 6 स्टेज के फ्रेम में फिट नहीं बैठेंगे। यानी कहीं ना कहीं इसका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो कॉलबर्ग भी जो दे पाए, उन्होंने तो खुद भी स्वीकार करा है कि 100% नहीं है मेरे इसमें चीजें, लेकिन मैक्सिमम चीजों को मैंने डिग्री ऑफ मतलब एक्सेप्टेंस को बढ़ाने की कोशिश की है। तो इस तरह से इनकी थ्योरी कहीं ना कहीं कंप्लीट होती है इसी के साथ में। ये बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, इसमें आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं इसके लिए। ओवरऑल रिजल्ट यही है लास्ट कि नैतिक विकास जो था किशोरों में एक सीक्वेंशियल होता है। आखिरकार लास्ट में सारी चीजों के बाद भी यही स्वीकार हुआ कि इतने स्टेजेस में, इस तरह से इतने लेवल्स में कहीं ना कहीं विकास होता हुआ दिखता है। तो
ये सारी थ्योरी को हमने बहुत इजली और बहुत आसानी से कोशिश किया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने का। लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सर एक बार जो सारे स्टेजेस हैं और जो उसके भाग हैं उसको एक सीक्वेंस में एक बार ऐसे बता दीजिए केवल। वो हम दोबारा हम भेज भी देंगे पीपीटी आप लोगों को हम सॉरी ये भेज देंगे, पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी एक बार। हाँ जी सर, एक बार हम खुद पीपीटी में पढ़ेंगे ना तब हमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप जब उसको देखेंगे ना अपने खुद से थोड़ा सा नहीं तो जैसे इस तरह है कि पहला वाला जो है फ्राक हो गया, दूसरा बहुत सिंपल शब्दों में हम करते हैं कि 3 लेवल है, पहले आप समझने की कोशिश करिए वो सिंपल तरीके से जनरली समझ कर लेते हैं। तीन लेवल है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। हर लेवल में 2 स्टेज है। पहला जो लेवल है उसमें आपका पुरस्कार और दंड ओरिएंटेशन है। उसी की दूसरी स्टेज जो है वो साधनात्मक सापेक्षवादी है। फिर तीसरा जो लेवल आ जाता है, दूसरा जो लेवल है उसकी पहली जो है उसमें कंडीशन क्या, यानी दूसरा लेवल पहली जो तीसरा जिसको बताए उसमें गुड बॉय एंड आपका नाइस। सेकेंड जो उसका आता है वो सोशल कॉन्टेक्ट क्रिएशन है। फिफ्थ जो आज की हमारी यानी कि करना चाहता है उसमें सोशल उसमें है सोशल कॉन्टेक्ट यानी सामाजिक